आज हम एक ऐसे जुर्म की कहानी में उतर रहे हैं जो हाल के समय की सबसे अजीब और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है। ये एक ऐसी हत्या है जो कला और क्रूरता के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। ये है मिडास मर्डर। तो ये जो बयान है ना, यही इस केस के दिल में बसी एक पहेली है। सोचिए जरा, कोई इंसान अपनी मौत को इतने करीब से देखे और फिर भी इतना खामोश, इतना स्थिर कैसे रह सकता है? मतलब ये वो एक सवाल था जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को महीनों तक सच में उलझा कर रख दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सूरत के मशहूर स्वर्ण बाजार से, जहां एक दिन एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज की गई। पहली नज़र में जब कोई देखता तो एक कामयाब कलाकार का वो स्टूडियो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे होना चाहिए। सारे औजार अपनी जगह पर थे, डिज़ाइन टेबल पर बिखरे हुए थे। लेकिन कमरे के ठीक बीचों बीच कुछ ऐसा था जो बहुत ही अजीब और खौफनाक था। वहां खड़ी थी जौहरी की ही एक आदमकद सोने की मूर्ति। और ये कोई मामूली मूर्ति नहीं थी, ये हूबहू उस जौहरी की नकल थी, एक शांत ध्यान की मुद्रा में। सोने की जो परत थी वो एकदम परफेक्ट थी। शरीर की हर एक मांसपेशी, हर एक लकीर को हैरत अंगेज बारीकी से गढ़ा गया था। लेकिन वो इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि सच नहीं लग रही थी। मतलब कोई कलाकृति इतनी असली कैसे हो सकती है? और इसी परफेक्शन ने पहली बार शक का बीज बोया। और फिर सुराग मिलने शुरू हुए। हवा में ना किसी चीज के जलने की एक हल्की सी गंध फैली हुई थी। फिर किसी की नजर कलाई पर पड़ी और देखा कि सोने की परत में एक बारीक सी दरार से एक डिजाइनर घड़ी का कोना झांक रहा था। बस उसी पल सबको ये एहसास हो गया कि वो किसी कला को नहीं बल्कि एक खौफनाक जुर्म के सबूत को देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर ये किया कैसे गया? कोई भी इंसान अपने ऊपर पिघलता हुआ सोना डाले जाने पर शांत कैसे खड़ा रह सकता है? इसका जवाब फोरेंसिक साइंस की उस रिपोर्ट में छिपा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीड़ित के शरीर में स्कोपोलामाइन, जिसे डेविल्स ब्रेथ भी कहते हैं, कि बहुत ज्यादा मात्रा मिली थी। अब ये एक ऐसी दवा है जो इंसान को होश में तो रखती है, लेकिन उसकी अपनी मर्जी से हिलने डुलने या कुछ भी करने की ताकत पूरी तरह छीन लेती है। मतलब वो सब कुछ देख रहा था, सब समझ रहा था, पर चाह कर भी विरोध नहीं कर सकता था। 1064 डिग्री सेल्सियस ये सोने का मेल्टिंग पॉइंट है। बस एक पल के लिए उस जानलेवा गर्मी का अंदाजा लगाकर देखिए जिसका सामना उस जौहरी ने किया होगा। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जैसे ही पिघले हुए सोने ने शरीर को छुआ, न्यूरोजेनिक शॉक से उसकी मौत तुरंत हो गई। कोई चीख नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, बस एक पल और सब कुछ खामोश। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि कातिल ने एक बेहद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था, वैक्यूम डिपोजिशन मेथड। ये एक भयानक तरीका है। इसमें पीड़ित को एक सील बंद वैक्यूम चेंबर में खड़ा किया जाता है, फिर सोने को भाप बनाकर एक महीन बादल में बदला जाता है जो धीरे धीरे एटम बाय एटम त्वचा पर जमता जाता है, और आखिर में सोने की एक तेज धार डालकर उस खोल को मजबूत कर दिया जाता है। और जानते हैं, यही वजह है कि मूर्ति इतनी परफेक्ट बनी। इस तरीके ने जौहरी के चेहरे पर दर्द या खौफ के भाव आने ही नहीं दिए, बल्कि उसके शांत चेहरे को हमेशा के लिए सोने में कैद कर लिया। कमाल की बात तो ये है कि उसकी उंगलियों के निशान भी उस सोने की सतह पर हूबहू छप गए थे। लेकिन ऐसा जुर्म करने का मकसद क्या हो सकता है? कोई इतनी मेहनत और ऐसी क्रूरता क्यों दिखाएगा? ये तो साफ था कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था। और यहीं पर कहानी में एक अजीब विडंबना सामने आती है। वो जौहरी अपने लालच और कारीगरों को कम पैसे देने के लिए बदनाम था, और दूसरी तरफ कातिल ने इस काम के लिए अपना सोना इस्तेमाल किया। उसने जौहरी के सबसे बड़े प्यार सोने को ही उसकी कब्र बना दिया। एक तरह का क्रूर काव्यात्मक न्याय। इस केस को और भी रहस्यमय ये बात बनाती है कि लूट का तो कोई सवाल ही नहीं था। वर्कशॉप की तिजोरियों से 1 ग्राम सोना भी गायब नहीं था। मतलब कातिल अपना सोना खुद लेकर आया था। तो ये हत्या थी ही नहीं, ये एक परफॉर्मेंस था। कातिल का मकसद एक मैसेज देना था। उसने जौहरी के लालच और उसके जुनून को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे उसी की दौलत के एक स्मारक में हमेशा के लिए बदल दिया। तो बाप सवाल आता है कि पुलिस की शक की सुई आखिर किस पर थी? किसके पास ऐसा करने का मकसद भी था और तरीका भी? देखिए,
जांच मुख्य रूप से 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। पहला था जौहरी का एक पुराना शागिर्द जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके पास तकनीकी ज्ञान भी था और बदला लेने की वजह भी। दूसरा, एक प्रतिद्वंदी आर्ट कलेक्टर जो शायद एक ऐसी अनोखी और खौफनाक कलाकृति चाहता था जो किसी और के पास ना हो। और तीसरा, खुद परिवार। क्या ये जायदाद को ठोस रूप में महफूज रखने का कोई भयानक तरीका था? आज तक ये केस एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। वो कातिल, या कहें कि वो कलाकार, कभी पकड़ा नहीं गया। और ये बात हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी ये खौफनाक मास्टरपीस बनाने के बाद क्या वो कलाकार अब संतुष्ट है, या फिर वो अपनी अगली प्रदर्शनी की तैयारी कर रहा है?